हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो डीईसी के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मैं आप लोगों के साथ डीईसीई 3 का दिसंबर 2022 का जो पेपर है उसके आंसर शेयर करूंगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पहले 4 प्रश्न उनके आंसर शेयर करूंगी, बाकी प्रश्नों के आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था वर्षों के दौरान प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सेवाएं प्रदान करना क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। अब ये प्रश्न क्या है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, लेकिन पूछने का तरीका क्या है, ये पूछते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो देखभाल है उनमें अंतक्षेप के आधार बताइए। यानी उसका भी वही मतलब है और इस चीज का भी वही मतलब है, दोनों के आंसर सेम रहते हैं। प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे। और जो दूसरा प्रश्न उसमें पूछा गया कि छोटे बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान करने वाले किसी एक संगठन की गतिविधियों का वर्णन करना है। दूसरे प्रश्न में किसी व्यक्ति की अपंगता उसके व्यक्तित्व का आंशिक हिस्सा है, अन्यथा अपंगता के अलावा वह व्यक्ति हर लिहाज से सामान्य ही होता है। ये कथन जो है, इससे आप सहमत हैं क्या? अगर सहमत हैं तो क्यों है, और सहमत नहीं है तो क्यों नहीं है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षम बच्चों को लेबल करने के किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तीसरे प्रश्न में पूछा गया, एक शाला पूर्व शिक्षिका के बच्चों के समूह में एक 4 वर्ष का बच्चा है जो मानसिक मंदता के लक्षण को दर्शाता है। विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे के विकास को बढ़ावा देने के संबंध में आप अध्यापिका को क्या सुझाव देंगे। तीसरे के ख में पूछा गया कि बच्चों को प्रमस्तिष्क घात है या नहीं, किन लक्षण के आधार पर आप इसकी पहचान करेंगे। यानी प्रमस्तिष्क घात की विशेषता या लक्षण क्या है। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे 5 तरीके बताइए जिनसे माता पिता दृष्टि दोष वाले बच्चे के प्रथम वर्ष, जो जीवन का प्रथम वर्ष है, उस टाइम परिवेश संबंधी जानकारी प्रदान करने में माता पिता मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोई 2 लक्षण बताना है जिनके आधार पर 1 वर्ष के बच्चे में स्वर्ण या फिर क्षति दोष होने की आशंका हो सकती है। यहां हम अभी पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था वर्षों के दौरान प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सेवाएं प्रदान करना क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्ष, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसका विकास स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो प्रथम शाला पूर्व वर्ष होते हैं उन्हें प्रारंभिक वर्ष कहा जाता है। उस समय उनके भावी विकास की दृष्टि से काफ़ी क्या महत्वपूर्ण होते हैं वो पहले वर्ष। अतः उनको इस दौरान प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सेवाएं प्रदान करवाना अति महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि गरीबी व इसके यानी गरीबी के परिणाम स्वरूप होने वाले सामाजिक आर्थिक अभाव बच्चों के प्रारंभिक निर्णायक वर्षों में बच्चों को अभावग्रस्त जीवन जीने पे मजबूर कर देते हैं। इसीलिए बच्चे अपनी पूरी जो क्षमता है उनका विकास नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से इन परिवारों में क्या स्त्रियां हैं वो भी ज़्यादातर टाइम क्या आजीविका कमाने के लिए घर से बाहर जाती हैं। तो इन बच्चों की देखभाल के लिए इनका स्वास्थ्य शिक्षा में अंतक्षेप के रूप में ECCE यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, इसलिए इनका महत्व है। नेक्स्ट है कि बच्चे के 6 से 8 वर्ष जो प्रारंभिक वर्ष है, उस समय प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों का विकास तेज गति से होता है। अतः इस समय बच्चे का सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक व भावात्मक सभी प्रकार के विकास होते हैं। अतः इस समय अगर इनको सही प्रेरण, प्रशिक्षण, पोषण, उत्प्रेरक, समृद्ध भौतिक एवं मनोसामाजिक परिवेश ना मिले तो बच्चे को हानि हो सकती है, जिसके शायद बाद में भरपाई ना की जा सके। यानी जो प्रारंभिक वर्ष है उसी समय बच्चे को विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए प्रेरण मिलता है। अतः बच्चों को अनुकूल स्थितियां मिलनी चाहिए जो उसे प्रोत्साहित करें, क्योंकि इसी समय बाद के वर्षों के विकास की नींव पड़ती है। सभी बच्चों को प्यार एवं स्नेहपूर्ण देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि ये एक बच्चा होने के रूप में उनका अधिकार होता है, ताकि उनको अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर मिल सके। इस बात के निरंतर प्रमाण मिले हैं कि बाल विकास अंतक्षेप का एक प्रभावशाली क्षेत्र है। इससे
बच्चों के अभाव चक्र को तोड़ा जा सकता है। संपूर्ण विश्व में बाल विकास या प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा पता चलता है कि इससे बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छे से अच्छे परिवारों में भी बच्चों को वैसी प्रेरण पूर्ण क्रिया नहीं मिल पाती है जो कि क्या उसे शाला पूर्व केंद्र में बच्चों के साथ मिलती है। बच्चों की संगति भी उन्हें नहीं मिल पाती, घर पर बच्चों को और बच्चों की संगति भी नहीं मिल पाती है, जैसे मिलकर खेलना, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, सामूहिक क्रियाकलाप, साथ मिलकर काम करना आदि ये चीज़ बच्चे नहीं सीख सकते हैं घर पर। केंद्रों में बच्चे सार्वभौमिक मूल्य, समानुभूति, सहानुभूति, सद्भावना आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। कई परिवारों में इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि परिवारों में क्या स्त्रियां भी आजीविका कमाने के लिए जाती हैं, तो स्त्रियों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम जो आय उत्पादकता से संबंधित हैं, उनके साथ साथ अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल की कोशिश अगर की जाए तो उपयोगी है ये भी। जैसे कि ग्रामीण योजनाएं होती हैं, उसमें स्त्री जब काम करने जाती है या अन्य कौशल सीखने जाती है तो वहीं पर बाल देखभाल कार्यक्रम भी जोड़ दिए जाएं तो बच्चों को भी फायदा होगा, बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी और माताओं को भी फायदा होगा। आज के समय में कोई भी देश सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों व समानता के मूल्यों की अवहेलना नहीं कर सकता है। क्या किसी देश में बच्चों के साथ सामाजिक आर्थिक स्तर पर समानता का व्यवहार हो रहा है? इस बात का पता वहाँ के सभी बच्चों को प्रारंभिक वर्षों में देखभाल शिक्षा का कितने अवसर मिल पा रहे हैं, मिल पा भी रहे हैं या नहीं मिल पा रहे, इस बात से लगाया जा सकता है। जैसे अगर किसी देश में, जैसे दक्षिण एशियाई देश हैं, उन संस्कृति में लड़कियों को लड़कों से निम्न माना जाता है, तो उनको बाल देखभाल अंतक्षेप यानी बाल देखभाल सेवाएं होती हैं, उनका लाभ उनको मिलेगा अगर वो वहाँ पे स्टार्ट की जाए। आजकल संयुक्त परिवार कम हो रहे हैं और अकेले माता पिता भी अलग अलग रहते हैं, यानी माता पिता भी अलग अलग रहते हैं, तो बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स भी होते हैं आजकल। या फिर कोई स्त्री है, उसे भी जॉब के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है और जो अब पुरुष हैं वो भी शहर में कमाने के लिए चले जाते हैं, जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्रों के आसपास बाल देखभाल व्यवस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास कार्यक्रम शुरू करना लाभदायक है। बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में बाल विकास में योगदान से बच्चे की वृद्धि एक आय उत्पादक वयस्क के रूप में होती है। यानी बच्चा क्या है, सब कुछ सीखे शुरू से ही अगर वो ढंग से सीखना शुरू कर देता है तो आगे जाके बच्चा एक कामयाब इंसान बनता है। तो आगे जाके कामयाब होगा तो उसे अच्छी पढ़ाई में अच्छा होगा, नौकरी मिलेगी, तो आय उत्पादक बनते हैं वो। घर पर बच्चे की देखभाल के लिए जो भी वयस्क या बच्चे रहते हैं वे भी अपनी शिक्षा या काम पर ध्यान दे सकते हैं। इस प्रकार बच्चों की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा में किया गया निवेश उनके जीवन के भावी विकास पर दीर्घकालीन प्रभाव डालता है। अब पहले का दूसरा प्रश्न, पहले का है कि छोटे बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान करने वाले किसी एक संगठन की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। अब एक संगठन है निपसेड, बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत एक बड़ी संस्था है निपसेड यानी NIPCCD। निपसेड यानी राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान। यह संस्था मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के महिला और बाल विकास विभाग के विभिन्न बाल विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन योजनाओं को कार्यान्वित करने में मदद करते हैं। इसके अंतर्गत 3 क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना की गई है जो कि गुवाहाटी, बेंगलोर और लखनऊ में स्थित हैं। इसके अलावा भी कई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में निपसेड की मदद के लिए संस्थान बनाए गए हैं। इस संस्थान में बाल विकास से जुड़े मुद्दों पर कार्यक्रम होते हैं। बाल विकास में सबसे बड़ा कार्यक्रम ICDS के कर्मचारियों को भी निपसेड प्रशिक्षण देता है। यानी ICDS जो हमारा आंगनबाड़ी कार्यक्रम है ना, उसको भी जो उनके कार्यकर्ता है उनको प्रशिक्षण जो देता है वो भी निपसेड ही देता है। यह कुछ कर्मचारियों को स्वयं तो कुछ कर्मचारियों को अपनी सहायक संगठनों के द्वारा प्रशिक्षण देता है। यह बच्चों को सेवा देने वाले स्वयंसेवी संगठनों से संपर्क में रहता है ताकि ये संगठन अपनी सेवाएं सही प्रकार से दे पाएं। यह एक प्रकार से सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों के मध्य सेतु की तरह काम करता है। यह समय समय पर बाल विकास के मुद्दों का अध्ययन और मूल्यांकन करता है। यह संस्थान अनुसंधान करने वाले संगठनों को अनुदान भी देता है। निपसेड बच्चों के हित व सामाजिक विकास के लिए भी जो कार्यक्रम जारी किए जाते हैं, उनकी प्रगति, उनकी सफलता का मूल्यांकन करता है। उसमें सरकारें, भारत सरकार की मदद करता है और समस्याओं से निपटने के लिए कई उपाय भी सुझाता है।
हमारे देश में कई विश्वविद्यालय व अनुसंधान संस्थान जो इस दिशा में कार्य करते हैं, यह उनके लिए भी मदद करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 2 है। 2 का क्या, किसी भी व्यक्ति की अपंगता उसके व्यक्तित्व का आंशिक हिस्सा है, अन्यथा अपंगता के अलावा वह व्यक्ति हर लिहाज से सामान्य होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सहमत हैं तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो अपने विचार का कार्य, अपना जो विचार है उसके क्या कारण है वो भी बताने हैं। किसी भी व्यक्ति की अपंगता उसके व्यक्तित्व का आंशिक हिस्सा है, अन्यथा अपंगता के अलावा वह व्यक्ति हर लिहाज से सामान्य होता है। हम इस कथन से सहमत हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि व्यक्ति अगर अपंग है तो अपंगता के अलावा अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि वो सामान्य हो। जरूरी नहीं है ना किसी एक क्षेत्र में उसे समस्या है तो बाकी क्षेत्रों में भी हो। यानी अगर उसे देखने में समस्या, जरूरी थोड़ी ना उसे बोलने में भी समस्या हो या सुनने में भी समस्या हो, चलने फिरने में समस्या हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर हम 2 सूची बनाए, जैसे पहली सूची में हम वे कार्य लिखेंगे जो वह नहीं कर सकता और दूसरी में हम वे कार्य लिखेंगे जो वह कर सकता है, तो हम वो सूची जिसमें हम लिखेंगे ना कि क्या कार्य कर सकता है अपंग व्यक्ति, तो बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर सकता है, हम उसमें बहुत सारे कार्य लिख सकते हैं। अतः हमें पता लगाना चाहिए कि एक अपंग व्यक्ति क्या करने में समर्थ है और फिर उन योग्यताओं का पूरा इस्तेमाल करने में उनकी सहायता करें और उनकी असमर्थता की क्षति पूर्ति करें। अनेक लोगों में अल्प कोटि की अपंगता होती है ना, बहुत थोड़ा सा भी किसी किसी में अपंगता होती है, अतः उनके नकारात्मक प्रभाव भी थोड़े कम ही होते हैं। हमें अक्षम बच्चों से सामान्य व्यवहार करना चाहिए, परंतु ऐसा भी नहीं है कि हम उनकी अपंगता को ही नज़रअंदाज कर दें। उसकी अपंगता को ध्यान में रखें व उनकी असमर्थता को समझें। उन पर चिड़चिड़े नहीं होना चाहिए। बच्चों को विश्वास दिलाएं कि किसी भी सामान्य व्यक्ति से किसी भी प्रकार से ज़्यादा प्रकार से भी भिन्न नहीं है या असमर्थ नहीं है। अनेक अपंग व्यक्ति विशेष योग्यताएं रखते हैं, वे सहज प्रतिभा के धनी होते हैं और कई अपंग लोग तो अपने चुने हुए व्यवसाय में मेहनत करके बहुत सफल भी हुए हैं। यानी हम देखते हैं ना, बहुत सारे अपंग व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं। अगर कुछ बड़े अब जो अपंग लोग हैं वो बड़े मुकाम पर नहीं पहुंच सके तो भी उन्होंने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हम अनेक अपंग लोगों को देख सकते हैं अपने आसपास जो कि अपंगता के बाद भी परिस्थितियों से अच्छे से निपटते हैं। आर्थिक रूप से वे आत्मनिर्भर हैं, अपनी देखभाल स्वयं करते हैं, वे समाज में अपना विशेष स्थान बनाते हैं। कई अपंग लोग तो ऐसे हैं जो स्वयं क्या दूसरों पे बोझ ना बन के, परिवार पे बोझ ना बन के स्वयं परिवार का बोझ उठाते हैं, परिवार का सहारा बनते हैं। अब इसका यह अर्थ भी नहीं है कि हम यह नहीं मानते कि गंभीर रूप से अपंग व्यक्तियों को सहायता की जरूरत पड़ती है, जबकि हम तो ये मान सकते हैं ना कि जो व्यक्ति है जो गंभीर रूप से अपंग है उसे जरूरत पड़ती है, लेकिन जो अल्प रूप से अपंग है उन्हें बहुत ज़्यादा मदद की जरूरत नहीं पड़ती। उनमें इतनी शारीरिक क्षमता या और क्षमताएं होती है कि वो अपनी क्षति की थोड़ी बहुत क्षतिपूर्ति कर सकता है। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की अपंगता उसके व्यक्तित्व का आंशिक हिस्सा है, अन्यथा अपंगता के अलावा वह व्यक्ति हर लिहाज से सामान्य होता है। दूसरे का ख है, अक्षम बच्चों को लेबल करने के किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। अक्षम बच्चों को लेबल करने का अर्थ है उनको किसी विशेष नाम से पुकारना। हमने चिकित्सकों व विशेष बच्चों के साथ काम करने वाले लोगों को सीखने में अक्षम, गंभीर रूप से मंदबुद्धि, स्वलीन, संस्तंभ, शारीरिक रूप से विकलांग, अल्प मंद मस्तिष्क दुष्क्रिया एवं प्रमस्तिष्क संस्तंभ आदि नाम या शब्दों का प्रयोग करते हुए सुना है। हम इनमें से अनेक शब्दों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और किसी का अर्थ तो बिल्कुल नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत सुना है, परंतु कुछ शब्दों के अर्थ का हम गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसी के आधार पर हमारे मन में अपंग व्यक्ति की एक ऐसी छवि उभरती है जिसकी विशेष शारीरिक बनावट यानी कि अनाकर्षक शारीरिक बनावट होती है और जो एक विशेष प्रकार से व्यवहार करता है। ऐसी सोच सही नहीं है। अतः लेबलीकरण के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही प्रभाव होते हैं। अब हमसे यहाँ पे 2 नकारात्मक प्रभाव पूछे गए हैं, तो हमें सिर्फ उनके बारे में लिखना है। पहला नकारात्मक प्रभाव है, लेबल करने से ऐसा लगता है कि मानो जो अक्षम बच्चा है, लोग हैं, वो अन्य लोगों से अलग कर दिए गए हैं। हम सभी समाज के अन्य लोगों जैसा दिखने का प्रयास करते हैं, अतः उनके जैसा व्यवहार व पहनावे को भी अपनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम सामान्य लगें। अगर बच्चा अपंग है तो शायद उसकी अपंगता स्पष्टगत हो, अतः वह अन्य लोगों से अलग नजर आएगा।
अपंग यानी लेबलीकरण से उनमें अन्य से अलग होने की भावना आ सकती है, जो शायद दृढ़ हो सकती है। शायद वह यह मानने लगे कि अन्य लोगों से कम है। इससे उसमें स्वयं के प्रति हीन भावना आ सकती है। बच्चा समझता है कि वह अयोग्य है, वह कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो क्या और काम करने के लिए प्रयास भी नहीं करेगा। जब काम हो ही नहीं सकता है तो मेहनत करके क्या फ़ायदा। और इस चीज़ के फलस्वरूप वह अन्य कार्य भी नहीं करता, और ये बात उसके प्रति अन्य लोगों की भावना को भी प्रबल बना देती है कि जैसे सामने वाले सोचेंगे, वो प्रयास नहीं करेगा, सामने वाले सोचेंगे कि हम सही कह रहे थे ना, देखो पागल है ये कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये उन लोगों की भावना को और प्रबल बना देता है। इस प्रकार लेबलीकरण से यानी लेबल करने से मनोवैज्ञानिक प्रभाव बच्चों के वास्तविक अपंगता से भी ज़्यादा खतरनाक या प्रभावशाली होते हैं। दूसरा नकारात्मक प्रभाव है लेबलीकरण का। एक बार यदि किसी अपंग बच्चे के साथ कोई लेबल या नाम जुड़ जाता है तो वह जीवन भर के लिए जुड़ जाता है, भले उसके व्यवहार या कार्यशीलता में काफ़ी सकारात्मक बदलाव ही क्यों आ जाए। यानी लेबल स्थायी हो जाता है बच्चे का। एक बच्चा जिसमें मंद बुद्धि होने के लक्षण पाए जाते हैं, संभवतः बहुत बहुत वर्षों तक वह मंद बुद्धि बालक ही कहलाएगा, भले ही शिक्षा या अंतक्षेप द्वारा बहुत से क्षेत्रों में उनका सुधार हो गया और बहुत प्रकार से वह सामान्य बच्चों की भांति कार्यशील क्यों न हो। यानी एक लड़का जो क्या उसकी श्रवण शक्ति यानी सुन नहीं सकता खो चुकी है, किंतु स्वर्ण यंत्रों या स्वर्ण में सहायक उपकरणों से वह अन्य बच्चों की भांति सुन लेता हो या फिर क्या अच्छे से थोड़ा सुन पाता है, तो भी उस बच्चे को बहरा ही कहेंगे। वो मशीन लगा रखे तो भी उसे बहरा ही कहेंगे, हालांकि अब वो सुन पा रहा है फिर भी उसे लेबल हो चुका है ना, तो उसे बहरा ही कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 तीसरे का क्या। एक शाला पूर्व शिक्षिका के बच्चों के समूह में एक 4 वर्ष का बच्चा है जो कि मानसिक मंदता के लक्षण दर्शाता है। विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे के विकास को बढ़ावा देने के संबंध में आप अध्यापिका को क्या सुझाव देंगे। मानसिक मंदता क्या है ना, मानसिक रूप से थोड़ा सा बच्चा अगर उसको समस्या है। मानसिक मंदता, मानसिक रूप से अक्षम, मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, मानसिक अक्षमता आदि समान शब्द है। इनका अर्थ है वे बच्चे जिनका मानसिक और बौद्धिक स्तर विकास अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में थोड़ा धीरे होता है, या फिर उनकी बौद्धिक कार्यशीलता होती है वो भी सामान्य से कम होती है। घर पर प्रशिक्षण के बाद एक शालापूर्व संस्था में उनको सही से प्रशिक्षण मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एक शालापूर्व शिक्षिका के रूप में हम समूह के 4 वर्ष में जो 4 वर्ष का एक बच्चा है जो मानसिक रूप से मंद है उसके विकास के लिए निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। अब उस बच्चे की स्मरण शक्ति के लिए हम क्या करेंगे। मानसिक रूप से अक्षम बच्चे में स्मरण शक्ति तो होती है, परंतु उसको चीज़ें याद करवाने के लिए पुनः पुनः प्रयास या अभ्यास करवाना जरूरी हो जाता है। जैसे सामान्य बच्चों को एक बाल कविता की 4 लाइनें कुछ बार गाने पर याद हो जाएंगी, परंतु विशेष बच्चों को इसमें कुछ कठिनाई आ सकती है। चाहे वह बाल गीत हो, रंगों के नाम करना हो, ना उनको पहचानना हो, वर्गीकरण करना, ये सब कुछ कोई भी चीज़ हो, विशेष बच्चों को इसमें बहुत मेहनत लगती है। अतः विशेष बच्चों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जो चीज़ें उनको सीखने या सिखानी हो वह बार बार दोहराना हो सकता है और उनको संकेतों के द्वारा समझाना भी पड़ेगा ताकि बच्चे को उस पर ध्यान देने में आसानी हो। नेक्स्ट, एकाग्रता के लिए हम क्या कर सकते हैं। सामान्य बच्चे नई चीज़ों को जल्दी आसानी से सीखते हैं क्योंकि वे कार्यों पर एकाग्रता के साथ ध्यान देते हैं। वहीं मंद बुद्धि बच्चों को किसी भी चीज़ पर ध्यान देने में कठिनाई होती है, अतः वे कार्य सिखाने व करने में देरी करते हैं। परंतु बच्चे ऐसा जानबूझकर नहीं करते हैं, तो उन्हें प्यार से बिठाकर समझाना चाहिए और उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करवाना चाहिए। शिक्षिका आप क्या मंदबुद्धि बच्चे के साथ काम करें ना, तो बच्चे के व्यवहार से चिढ़ना नहीं है, बच्चे के व्यवहार से परेशान नहीं होना है, बल्कि धैर्य नहीं खोना और विशेष बच्चे को बार बार एक चीज़ के बारे में समझाना पड़ सकता है। जैसे अगर आप बच्चों के समूह को कंकड़ जमा करने के लिए कहेंगे तो जो विशेष बच्चा है उसके पास जाकर हमें उनकी सहायता करनी पड़ेगी। शायद आपके हटते ही बच्चा फिर से कंकड़ बिखरा दे, परंतु आपको धैर्य नहीं खोना और फिर दोबारा से वही बात समझानी है, तो इससे बच्चा एकाग्रता सीख सकता है। अब जो अपंग बच्चा है उसको अगर भाषा सिखानी यानी उसकी भाषा का विकास करना है तो क्या करेंगे। विशेष बच्चों की भाषा का विकास सामान्य बच्चों की तुलना में थोड़ा धीरे होता है, या हो सकता है कि ध्यान देने के अभाव में भी बच्चे को परेशानी हो। केंद्र में इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इन विशेष बच्चों को अकेला ना छोड़ा जाए। ऐसे बच्चों को भी भाषा संबंधी क्रियाओं में सम्मिलित करना चाहिए। उनके लिए गाना गाने, कहानी सुनने, आपसी बातचीत आदि क्रियाओं में जरूर शामिल करना चाहिए, चाहे उनको कुछ समझ आए या ना आए।
चूंकि बच्चे बोलना सीखने से पहले सुनना और समझना सीखते हैं, अतः उनके साथ निरंतर बातचीत भी करते रहें। जैसे अगर बच्चा इशारे से कुछ मांगे ना, तो उसे तुरंत ना दें, आप इनकरेज करें कि थोड़ा बोलने का प्रयास करें, उस चीज़ का नाम बोले, उस चीज़ को दोहराए। जैसे अगर पेंसिल चाहिए तो उसे बोले मुझे पेंसिल चाहिए, मुझे खाना खाना है, इस तरह से बोलना है, इशारे में नहीं बताना है। ये चीज़ बच्चे को समझाएं, बच्चे को बार बार दोहराने को कहें ताकि भाषा पर उसकी पकड़ हो सके। नेक्स्ट, व्यवहार बच्चे का है ना, विशेष बच्चे का व्यवहार कैसे उसका विकसित कर सकते हैं हम। वैसे तो प्रत्येक बच्चों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है और मानसिक मंदता वाले बच्चे में व्यवहार संबंधी समस्याएं थोड़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। वैसे तो ये समस्याएं हर बच्चों में होती हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये पालनकर्ता के रवैये पर भी निर्भर करता है। अगर पालनकर्ता का रवैया बच्चों के प्रति कठोर है तो बच्चे का व्यवहार भी शायद रूडली खराब ही हो सकता है उसी तरह से। इससे निपटने के लिए केंद्र में शिक्षक निम्नलिखित कार्यनीतियां अपना सकते हैं। जैसे बच्चे को केंद्र में महसूस कराएं कि उनको केंद्र में व माता पिता से पूरा प्यार मिल रहा है, बच्चे के साथ थोड़ा समय गुजारें। बच्चे से ऐसी ही अपेक्षा रखें जिसको क्या वो पूरी कर सके। बच्चे को यह बताने के साथ साथ कि उसे क्या करना है, उसे क्रिया में स्वयं भी भाग लें उस क्रिया में, वह उसे उनके बारे में समझाने का प्रयास करें। विशेष बच्चों को एक समय में एक ही चीज के लिए प्रशिक्षण दें। अपने नियमों का कठोरता से पालन करें, यानी बच्चे की जिद के कारण अपनी ना को हाँ में ना बदलें। बच्चे के सामने दृढ़ रहें। बच्चे को उसके गलत व्यवहार के परिणाम के दुष्प्रभावों के बारे में भी समझाइए। बच्चा अगर अनुपयुक्त व्यवहार करना बंद ना करे तो उसे समझाएं, वह व्यवहार पर नियंत्रण करने पर उसकी प्रशंसा करें। इस प्रकार ऊपर वर्णित तरीकों के द्वारा शाला पूर्व केंद्र में शिक्षिका एक मानसिक मंदता वाले बच्चे के विकास को बढ़ावा दे सकती है। इसी तरह से ख में पूछा गया कि बच्चे को प्रमस्तिष्क घात है या नहीं, किन लक्षण के आधार पर पहचान कर पाएंगे, यानी प्रमस्तिष्क घात के लक्षण क्या हैं। प्रमस्तिष्क घात का अर्थ है सेरेब्रल पल्सी। यहाँ पे सेरेब्रल का अर्थ है मस्तिष्क के दोनों भाग और पल्सी का अर्थ है असमानता या फिर उसमें क्षति। यह शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट कर देता है। ये लक्षण आरंभिक वर्षों में ही दृष्टिगत होने लगते हैं। प्रमस्तिष्क घात एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क को क्षति पहुंचने के कारण उसे पक्षाघात भी हो सकता है। शारीरिक अंगों में कमजोरी आ सकती है और स्थूल व सूक्ष्म क्रियात्मक गतिविधियों का समन्वय नहीं बन पाता, जिससे चलने फिरने या कुछ पकड़ने में भी परेशानी होती है। बैट्सो एवं पैरेट 1986 के अनुसार प्रमस्तिष्क घात एक जटिल अवस्था है जो जीवन के प्रथम 3 वर्षों में हुई मस्तिष्कीय क्षति के कारण उत्पन्न होती है, जिससे मांसपेशियों में सामंजस्य नहीं होने के कारण वह कमजोरी से अपंगता आ जाती है। एक बार अगर मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया तो उसके बाद वह पुनः ठीक नहीं हो सकता, ना ही वो ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है ना ही कम होती है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई हमारे मस्तिष्क को, तो वो वहीं की वहीं प्रॉब्लम हमेशा के लिए हो जाती है। यह रोग लगभग हर देश व हर प्रकार के परिवारों में पाया जाता है। प्रत्येक 300 में से एक बच्चा इस रोग के साथ जन्मता है या फिर बाद में इसका शिकार हो जाता है। प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चों की पहचान निम्न लक्षणों के आधार पर की जा सकती है। पहला है, प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे स्थूल व सूक्ष्म क्रियात्मक क्रियाओं में कठिनाई आने के अलावा मस्तिष्क के किसी भाग को क्षति पहुंचे, किस भाग को क्षति पहुंचे, कितनी पहुंची है, इसके आधार पर भी किसी एक या सभी समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। यानी कौन कौन सी समस्या है, मानसिक मंदता। प्रमस्तिष्क घात में बच्चे को मानसिक मंदता हो सकती है। प्रमस्तिष्क घात वाले लगभग 50% बच्चे मानसिक रूप से मंद होते हैं, तथापि शारीरिक अपंगता के स्तर व बौद्धिक कार्यशीलता के स्तर में कोई आपसी संबंध नहीं है। अर्थात हो सकता है कि एक बच्चे की शारीरिक विकलांगता का स्तर गंभीर हो, परंतु उसकी बौद्धिक कार्यशीलता का स्तर औसत से कहीं ज़्यादा होता है। दूसरी ओर शायद ये भी हो सकता है कि एक बालिका की अपंगता का दर्जा काफ़ी कम हो, पर मानसिक मंदता का स्तर बहुत गंभीर हो सकता है। इन बच्चों का योग्यता स्तर उनकी योग्यता की तुलना में कम हो जाता है। दृष्टि दोष। प्रमस्तिष्क घात के अधिकांश बच्चों में दृष्टि संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं। बोलने संबंधी दोष। प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चों में दोषपूर्ण बोली सबसे अधिक पाई जाने वाली समस्या है। यानी जो प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे हैं ना, इनको बोलने में समस्याएं आती हैं। इनमें लगभग 70% बच्चों में बोलने संबंधी दोष पाए जाते हैं। उनको शब्दों के उच्चारण में कठिनाई हो सकती है, हकला सकते हैं, शायद वे गूंगे भी हो सकते हैं।
दौरे पड़ना, बच्चों को दौरे पड़ते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक विकार, इसमें बच्चे को संवेदी प्रतिबिंबों जैसे देखना, सुनना, सूंघना, छूना, इससे प्रत्यक्ष ज्ञान भी इसका प्रभावित होता है। स्वर्ण दोष, ऐसे बच्चों को सुनने संबंधी दोष भी हो सकता है, परंतु यह देखने संबंधी दोष से कुछ कम होता है। इस प्रकार जहां एक और तो प्रमस्तिष्क घात के ग्रस्त बच्चे की समस्याएं इतनी कम होती हैं कि पता भी नहीं चलता, और दूसरी इतनी गंभीर भी हो सकती हैं कि बच्चा शारीरिक रूप से कुछ भी ना कर पाए या कुछ भी करने में असमर्थ रहे। उपचार व प्रशिक्षण जल्दी शुरू करने से बहुत सी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। अभी प्रश्न संख्या 4 का क्या है, किन्हीं 5 तरीकों का वर्णन कीजिए जिसके द्वारा माता पिता अपने दृष्टि दोष वाले बच्चे को उसके जीवन के प्रथम वर्ष के दौरान अपने परिवेश संबंधी जानकारी प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। क्षतिग्रस्त का मतलब होगा बच्चे को दृष्टि दोष हो। क्षतिग्रस्त बच्चे देखने में असमर्थ होते हैं, अतः उनको परिवेश संबंधी जानकारी देने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। अतः माता पिता बच्चे के प्रथम वर्ष में, जीवन के प्रथम वर्षों में निम्नलिखित तरीकों के द्वारा दृष्टि दोष वाले बच्चे की परिवेश संबंधी जानकारी प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। शुरू में बच्चे का हाथ पकड़कर उसे विभिन्न वस्तुओं को छूने में मदद करें, ताकि हम उन चीज़ों के बारे में जो वर्णन दे रहे हैं बच्चा महसूस कर सके। जब बच्चा चीज़ें पकड़ने में सक्षम हो जाता है तो उन्हें उसे पकड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। उसे बताएं कि ये वस्तुएं क्या हैं, कैसी दिखती हैं और इनका क्या प्रयोग होता है। इस प्रकार शिशु भी अपने हाथों से व अंगुलियों से चीज़ों को देखना सीख लेता है। जब बच्चा घुटनों के बल चलना शुरू करता है तो उसे आसपास के परिवेश का अन्वेषण करने में मदद करें। बच्चे के साथ जगह जगह जाएं और उसे आसपास की जो चीज़ें होती हैं ना वो छूने दें। अपना हाथ बच्चे के हाथ के ऊपर रखें, और जो अगर घर में पालतू जानवर है, आस पड़ोस में पालतू जानवर है ना, उस जानवर के ऊपर उसका हाथ रख के और अपना हाथ रखें और उसको महसूस करवाएं कि ये जानवर है। जैसे मान लीजिए कुत्ता या बिल्ली है, उसके ऊपर रखें और फिर अपना हाथ भी रखें और बच्चे को उस जानवर की पीठ से लाए और फिर बताएं कि ये देखो ये डॉगी है, ये हमारा डॉगी है, किसी का ये पालतू जानवर है या बिल्ली है, किसी भी जानवर के बारे में बता सकते हैं। बच्चे सहज रूप से ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। इस योग्यता को विकसित करने में उनकी मदद करें। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों में अंतर करना सिखाएं। इसके लिए माता पिता निम्न क्रियाएं कर सकते, जैसे बच्चे से थोड़ा दूर जाएंगे, कोई भी आवाज़ निकाले, जैसे हाथ से ताली बजाएं, घंटी बजाएं, फिर बच्चे से कहें बताइए ज़रा, आप ना इशारे से बताओ कि आवाज़ किस साइड से आ रही है। इस क्रिया को प्रतिदिन कई बार दोहराएं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अगर 3 से 4 वर्ष का बच्चा है तो उसको यह अंदाजा लगाने को कहें कि आवाज़ का स्रोत कितनी दूरी पे है, यानी आवाज़ कितनी दूर से आ रही है, यानी 10 कदम की दूरी से आ रही है या सामने कोई सीमचने पेड़ की तरफ से आ रही है, दीवार की तरफ से आ रही है। परिवार के सदस्यों से कहें कि वे बच्चे से बात करें और उसे गोदी में उठाएं। इससे बच्चा उनके चेहरों को अपने हाथों से महसूस कर पाएगा और प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़, गंध और स्पर्श के बीच संबंध स्थापित कर पाएगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि शिशु को कुछ देर के लिए घुमाने के लिए घर से बाहर लेकर जाएं। जब वह चलने में समर्थ हो जाए तो उसे आस पड़ोस का अन्वेषण करने के लिए भी प्रोत्साहित करें। विभिन्न ध्वनियों एवं गंधों को पहचानने में उसकी मदद करें। बच्चों को आसपास के घरों में रहने वाले लोगों के बारे में भी बताएं, विशेषकर जो उसकी आयु के बच्चे हैं ना, उनके बारे में। बच्चों को उनसे मिलाने के लिए ले जाएं और उनके साथ खेलने के लिए लेकर जाएं। सैर पर जाते समय भी रास्ते में कोई भी आदमी मिले ना, उनसे बातचीत करने के लिए भी प्रोत्साहित करें और बच्चे को अपने आसपास अगल बगल में जो घटनाएं हो रही हैं वो भी बताएं। इस प्रकार अगर माता पिता बच्चे को अलग अलग तरह के अनुभव प्रदान करेंगे तो बच्चा संकल्पनाएं विकसित करके अपने परिवेश के बारे में जान सकेगा। नेक्स्ट है चौथे का ख, कोई ऐसे 2 लक्षण बताइए जिनके आधार पर आपको 1 वर्षीय बच्चे में श्रवण क्षति यानी सुनने संबंधी क्षति या दोष होने की आशंका हो सकती है। श्रवण क्षति किस आयु में हुई है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भाषा एवं बोली भी प्रभावित होने के साथ साथ शैक्षणिक उपलब्धियां भी प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि यह बच्चे की सुनने एवं बोलने की क्षमता से काफ़ी हद तक जुड़ी होती है। यह आवश्यक है कि किसी भी स्तर की श्रवण क्षति का जल्दी से जल्दी पता लगाया जाना चाहिए, जिससे क्या उद्दीपन व प्रशिक्षण भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रारंभ कर देना चाहिए। परंतु देखा गया कि माता पिता को बच्चे के जन्म के पहले वर्ष में तो यह संदेह ही नहीं होता है कि उनके बच्चे को सुनने में दिक्कत हो रही है, चाहे स्वर्ण क्षीणता बहुत अधिक स्तर की भी क्यों ना हो, पर माता पिता गौर नहीं करते हैं। कम स्वर्ण क्षति तो बहुत अधिक समय तक भी पता नहीं चलती है। 1 वर्षीय बच्चे में स्वर्ण दोष या स्वर्ण क्षति
की आशंका निम्न कारणों से हो सकती है। यानी पहला हम देखेंगे कि शिशु अगर एकदम से तेज ध्वनि पर डरे या अचंभित ना हो, ध्वनि तेज एकदम से आवाज हो उसमें डरे भी ना, और एकदम से क्या सामान्य रहे, कोई भी प्रतिक्रिया ना दे, तो शायद बच्चे को स्वर्ण दोष हो सकता है। नेक्स्ट वो क्या करे कि 6 से 9 माह का बच्चा है, अपनी जानी पहचानी आवाज के प्रति प्रतिक्रिया ही नहीं देता है। नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं माँ बोल रही है, माँ की आवाज के ऊपर उत्तर में भी वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, या धीरे धीरे वह बबलाना भी कम कर दे, तो शायद उसे स्वर्ण क्षति हो सकती है। कमरे के बाहर से आने वाली आवाजों को सुनकर भी उस और ना पलटे तो हम मान सकते हैं कि बच्चे को स्वर्ण क्षति है। तो यहाँ पे 4 प्रश्नों के आंसर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बाकी बचे हुए प्रश्न हैं, उनके आंसर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।